हेलो 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 हेलो। अच्छा, अगर आप सबको याद हो, लास्ट क्लास में आपके साथ कुछ बातें करी थी, एक बार रिपीट कर देते थोड़ी बहुत और फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? तो लास्ट क्लास में ना हमने पेपर नंबर 2 स्टार्ट करा था और पेपर नंबर 2 का नाम क्या है? कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ। ठीक है, तो लॉ का मतलब आपको ऑलरेडी पता ही है। लॉ का मतलब क्या होता था? इट रेफर्स टू सेट ऑफ रूल्स विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज। और किस लिए? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द ह्यूमन बिहेवियर एंड टू मेंटेन द पीस इन द सोसाइटी। याद आ रहा है आपको, है ना? फिर हमने आगे बात क्या करी थी कि हमारे को इन शॉर्ट ये पता होना चाहिए कि लॉ में जो है टोटल 15 चैप्टर्स है, उनमें से मैंने एलएलपी एक्ट स्टार्ट करा। उनमें से मैंने एलएलपी एक्ट स्टार्ट करा था, जो कि इंटर लेवल पर जो वेटेज है उसकी वो कितनी है? 10 to 14 मार्क्स। क्या ये याद आया आपको? फिर मैंने कुछ ये बताया था कि जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा ना, वो ऑब्जेक्टिव भी आएगा और सब्जेक्टिव भी। इंटर में सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा है, इंटर में सारे सब्जेक्ट्स के साथ ऐसा है कि पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आते हैं। मतलब 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव हर पेपर में, 30 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे और 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर रहने वाले हैं। फिर मैंने आपके साथ एलएलपी एक्ट की कुछ इंट्रोडक्टरी बातें करी थी और इंट्रोडक्टरी में वही फाउंडेशन बेस्ड बातें ही थी। क्या कि सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसे नोटिफाई करा, फिर उसके बाद पार्लियामेंट में पास हुआ, फिर पार्लियामेंट में पास होने के बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपनी इसके लिए क्या दी थी? असेंट दी, है ना? फिर उसके बाद ये लागू हुआ देश में और फिर अगली बात हमने पढ़ी थी, ये कहाँ लगता है? होल ऑफ इंडिया में लगता है। और इस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने थे? 81 और 4 शेड्यूल्स। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? 4 शेड्यूल्स में क्या क्या बता रखा था? पहला शेड्यूल किसमें डील करता था? म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। याद आया? इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। अच्छा, शेड्यूल नंबर 2 क्या बताता? कैसे एक पार्टनरशिप फर्म अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। और शेड्यूल नंबर 3 कैसे एक एलएलपी में कन्वर्ट हो सकती है। और शेड्यूल 4 तक कैसे एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी अपने आप को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है। फिर उसके बाद इस एक्ट की मैनेजमेंट किनके हाथ में है? एमसीए और आरओसी। और इस एक्ट से रिलेटेड रूल्स कौन बनाएगा? सीजी। और रूल्स में अमेंडमेंट भी कौन लाएगा? सीजी। याद आया आपको? और सेक्शन 4 क्या कहते हैं? सेक्शन 4 क्या कहते हैं? एलएलपी पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। किसके लगेंगे? सिर्फ एलएलपी एक्ट के। ठीक है ना? चलो, थोड़ा सा पुराना और फिर कुछ नया बातें आज करेंगे हम। तो आप सब क्या करो, जिनके पास बुक है, थोड़ा बहुत तो फाउंडेशन बेस्ड वाली चीजें हैं, बाकी बाकी बहुत सारा 17 और 70 सेक्शन का फर्क है। 17 सेक्शन आपने फाउंडेशन लेवल तक पढ़े हैं, पर इंटर में आप 70 सेक्शन तक, 70 सेक्शन तक पढ़ने हैं आपको। तो अभी आप सबको क्या करना चाहिए? पेज नंबर 12.2 पर आ जाना चाहिए। पेज नंबर 12.2 पर आ जाना चाहिए। वहां आपको एक हेडिंग बनानी चाहिए, एलएलपी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। एलएलपी मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 12.2 पर। बना रहे हैं आप हेडिंग? एलएलपी का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट बना लिया आप सभी ने हेडिंग? चलो, अब ना आपको क्या करना है, एलएलपी का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के लिए ऐसे एलएलपी लिखकर टोटल 8 पॉइंट्स बनेंगे। अपने कितने पॉइंट्स बनेंगे? 8 पॉइंट्स बनेंगे। एलएलपी का मीनिंग और कॉन्सेप्ट जानेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं कहानी को। देखो, एलएलपी का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के लिए अगर मैं बात करूं, एलएलपी का मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट के लिए अगर मैं आपसे बात करूं, फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अभी, है? तो एलएलपी क्या है?
एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है। एक बार आपको बोलना पड़ेगा एलएलपी क्या है, एक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो पहले जब था ना इंडिया में, अगर आपको बिजनेस करना होता था तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होती थी। लाइक आप अकेले बिजनेस भी कर सकते थे, जब आप अकेले करते थे तो सोल प्रोप्राइटर। आप किसी के साथ मिलकर काम भी कर सकते थे, वो क्या होती थी, पार्टनरशिप फर्म। आप कंपनी बनाकर भी काम, है ना, उसके अलावा एचयूएफ के रूप में भी कर सकते थे, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रूप में भी आप काम कर सकते थे। यानी टोटल कितनी फॉर्म्स अवेलेबल थी, 5। फिर इसमें एक नया अवतार ऐड हुआ, उसका नाम क्या है, एलएलपी। अब आप एलएलपी के रूप में भी काम कर सकते हो। समझ आ रहा है आपको? लेकिन फर्क क्या है, जैसे एलएलपी भी पार्टनरशिप ही है, लेकिन नॉर्मल पार्टनरशिप में क्या होता था, पार्टनर्स की लायबिलिटी, लेकिन यहां पर तो नाम में ही क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। यानी यहां पर पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, समझ आना स्टार्ट हुआ? तो यानी आपको क्या करना चाहिए, एलएलपी लिखकर पहला पॉइंट बनाना चाहिए। और मैंने आपको बताया टोटल 8 पॉइंट्स बन जाएंगे ऐसे के अंदर। तो आओ जरा, सबसे पहले एलएलपी का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, एलएलपी इज अ क्या, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी। एलएलपी एक नई फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है। 5 तो ऑलरेडी थी, एक न्यू आई है, और इसमें एक खासियत क्या है, विद लिमिटेड लायबिलिटी। पहला पॉइंट समझ आया? इवन दो फाउंडेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ जाता है। इवन दो फाउंडेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी नया क्वेश्चन आ जाता है इस पर। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। टोटल कितने पॉइंट्स है इसके, 8। 8 में से फर्स्ट आपको हो गया, हम एलएलपी का मतलब जान रहे हैं, और आपने मेरे को बता दिया एलएलपी क्या है, एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है विद लिमिटेड। अच्छा एक बात बताओ, क्या कोई ऐसा है जिसमें सिर्फ अच्छाइयां है? नहीं, वाइफ होती है, वो होती है बेटा, कोई बुराई है ही नहीं, ठीक है ना? हाँ, हम आगे बात करेंगे। क्या कोई ऐसा है, वाइफ को बेटा थोड़ा सा एक्सेप्शन है तो वो इग्नोर करेंगे हम वैसे, ओ सॉरी, हम उनको बेटा ऊंची सीट पे बिठाएंगे, बाकी हम नॉर्मल बैठे हुए बात करेंगे। हर इंसान में कोई अच्छाई और बुराई है। तो ऑलरेडी जो सिस्टम था ना हमारी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी में कुछ अच्छाई थी और किसी में कुछ बुराई थी। तो हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं, किसी का अच्छा फीचर दिखे तो वो अडॉप्ट कर लेना चाहिए, है ना? ऐसे ही कहते हैं ना, पर हमारे से वो अडॉप्ट होता ही नहीं। हमारे से क्या अडॉप्ट होता है, समझ आ रहा है आपको? कईयों ने तो एक्सेप्ट भी कर लिया, गुड, बहुत बढ़िया। तो यहां पर यही था, ये जो दो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थी ना, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी, इन दोनों में कुछ अच्छाइयां थी और कुछ बुराइयां थी। तो इन्होंने क्या करा, एलएलपी बनाने के लिए पार्टनरशिप फर्म की जो अच्छाई थी उसे लिया, कंपनी में जो अच्छाइयां थी वो ली, दोनों को एक बॉल में डालकर मिक्स करा, और ये जो मिक्सचर तैयार हुआ ये ही कौन है, एलएलपी। तो इसलिए आपको सेकंड पॉइंट बनाना चाहिए, एलएलपी कंटेन्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ क्या, एज वेल एज क्या, पार्टनरशिप फर्म। तो देयरफॉर इसलिए एलएलपी को क्या कह सकते हैं, हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब मिक्सचर। कह रहे एलएलपी में क्योंकि कंपनी वाले और किसके, पार्टनरशिप वाले दोनों फीचर्स पाए जाते हैं, दोनों के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, तो इसलिए एलएलपी को क्या कहते हैं हम, हाइब्रिड है ये किसके बीच में, कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में। क्या आपको दो बातें समझ आई? दो बातें आपको क्या क्या समझ आई है? एलएलपी क्या है, एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है विद लिमिटेड लायबिलिटी, और दूसरा ये क्या है, हाइब्रिड है। ये क्या है, हाइब्रिड। एलएलपी हाइब्रिड है किस किस का, कंपनी और पार्टनरशिप का। दो बातें समझ आ गई? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऐसी कौन सी अच्छी बातें थी जो एलएलपी के लिए ऑप्ट करी गई। ये देखो, अगर मैं आपसे बात करूं
देखो, पार्टनरशिप फॉर्म में एक अच्छी बात है और एक बेकार बात है। बेकार बात क्या है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स की लायबिलिटी मतलब फॉर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए उन्हें अपना घर बार भी बेचना पड़ सकता है, यानी बेकार बात है ना ये तो पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ये पार्टनरशिप फर्म की बेकार बात थी। तो ये हम अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, समझ आ रहा है आपको। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में अच्छी बात क्या थी, आप अपनी मर्जी से बिजनेस चला सकते हो, समझ आ रहा है, आप अपनी मर्जी से बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, ये फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो ये हमने अडॉप्ट कर ली किसके लिए, एलएलपी के लिए। और कंपनी में अच्छी बात क्या थी, कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है, बोलना पड़ेगा, कंपनी की लायबिलिटी मतलब कंपनी के मेंबर्स की, सॉरी कंपनी के याद होगा आपको जो फाउंडेशन मुझसे बड़े 4, 15, 19 याद आ रहा है आपको। तो कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन कंपनी में एक बेकार बात बताऊं क्या है कि आप अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकते, आपको हर बात के लिए कंपनी एक्ट देखना पड़ता है, और जो वो कहेगा आपको उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस चलाना, यानी गवर्नेंस ऑफ कंपनी। गवर्नेंस ऑफ कंपनी मतलब कंपनी चलाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए आपको प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब हर बात के लिए उनके ऊपर डिपेंड हो आप अपनी मर्जी से बिजनेस नहीं चला। तो बताओ कंपनी की अच्छी बात हमने क्या अडॉप्ट करी, बताओ जल्दी बताओ, लिमिटेड लायबिलिटी। तो देयरफॉर एलएलपी में दोनों फीचर पाए जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी और लिमिटेड लायबिलिटी भी। फ्लेक्सिबिलिटी भी और फ्लेक्सिबिलिटी कहां से ली है, पार्टनरशिप फर्म से, और लिमिटेड लायबिलिटी किससे ली है। चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। तो थर्ड पॉइंट इसके अंदर बनाएंगे जो आप बना रहे थे, थर्ड पॉइंट आप यही बनाएंगे, LLP allows the partner the flexibility of organizing their internal structure। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। आ रहे समझ, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकॉर्डिंग चला सकते हो। तीन बातें समझ आ गई। फोर्थ फायदा क्या है, लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर क्या है, लिमिटेड। और कितने लिमिटेड, टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जितना आपने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए कह रखा है ना, जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट करने के लिए कह रखा है, बस आपको उतने ही पैसे देने हैं। मतलब एलएलपी पर 100 करोड़ का कर्जा हो जाए, आप कितना दोगे, जितने की आपकी क्या है, कैपिटल है। आ रहा है समझ। तो यानी फोर्थ फीचर समझ आ गया आपको। लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर क्या मानी जाएगी, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। एलएलपी के 8 में से 4 बातें आपको समझ आ चुकी हैं। एलएलपी का मतलब जान रहे हैं, एलएलपी एक नई फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है। एलएलपी हाइब्रिड है कंपनी और पार्टनरशिप फर्म का। तीसरा, एलएलपी में पार्टनर्स को अलाउ होता है कि अपनी मर्जी से बिजनेस चला लो, और एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी भी, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात करते हैं, एलएलपी भी ना एक पर्सन है। बताओ कौन सा पर्सन है एलएलपी, हाँ जी बिल्कुल ठीक, एलएलपी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो देयरफॉर वो एक पर्सन है तो उसका अपना एक वकरा, हाँ बहुत बढ़िया, यही सुनना था, उसका अपना एक वकरा ही स्वैग है, बस आपको यही लिखना है इसके लिए। अगली पॉइंट यही है, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब लॉ की नजरों में ये एक अलग पर्सन मानी जाएगी। एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ये आपका कौन सा बनेगा, पॉइंट नंबर 5। एलएलपी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। बोलो 5 बातें समझ आ गई आपको। 6, जब ये सेपरेट लीगल एंटिटी है यानी लॉ की नजरों में एक अलग पर्सन है,
तो देयरफॉर इसकी लायबिलिटी कौन पे करेगा? ये खुद पे करेगी। जब एलएलपी एक क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब लॉ की नजरों में एक अलग पर्सन है, तो देयरफॉर ये अपनी लायबिलिटी क्या करेंगे? आवाज में दम नहीं, अपनी लायबिलिटी कहां पे करेंगे? ठीक है ना। और इनकी लायबिलिटी इनकी ही मानी जाएगी। और ये कहां से पे करेंगे? एलएलपी के अपने एसेट्स भी तो होंगे। जब एलएलपी एक पर्सन है तो इसके पास एसेट्स भी होंगे और लायबिलिटी भी होगी। समझ आ रहा है आपको? इसकी बैलेंस शीट में एसेट भी दिख रहे होंगे और लायबिलिटी भी दिख रही होगी। उन्हीं एसेट से ये क्या पे करेगी? लायबिलिटी। और जो इसकी लायबिलिटी होगी वो इसकी ही मानी जाएगी, पार्टनर्स की। समझ आ रहा है आपको? तो लिखना जरा पॉइंट नंबर 6, एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल। एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल। एलएलपी अपनी लायबिलिटी के लिए क्या करेगी? खुद ही लायबल होगी फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट। एलएलपी अपनी लायबिलिटी के लिए खुद ही क्या होगी? लायबल होगी। और किस हद तक लायबल होगी? और इसी के अंदर यहीं पर ही ना, यहीं पर लिखना इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स लिख के लिखना, क्रेडिटर ऑफ द एलएलपी शैल बी द क्रेडिटर ऑफ द एलएलपी अलोन। मतलब जो एलएलपी के क्रेडिटर हैं वो किसके ही क्रेडिटर माने जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एलएलपी के। आप किसी और के क्रेडिटर इसको नहीं मान सकते, मतलब पार्टनर्स के क्रेडिटर नहीं मान सकते आप। आ रही है पॉइंट समझ? मुझे पहले ये 8 में से 6 पॉइंट जो हो गए एक बार ही बताओ। हमने एलएलपी एक्ट स्टार्ट करा था। एलएलपी एक्ट में आज पहला पॉइंट क्या पढ़ा? एलएलपी का मीनिंग जानना जा रहे हैं। एलएलपी का मतलब क्या होता है? तो एलएलपी एक न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी है। दूसरा, एलएलपी हाइब्रिड है, किसका? पार्टनरशिप फॉर्म। और तीसरा, एलएलपी जो है वो हमें क्या अलाउ करती है? पार्टनर्स को क्या अलाउ करती है? फ्लेक्सिबिलिटी। ओह वाओ, बिल्कुल सही बोला आपने। ठीक है। फोर्थ, एलएलपी के पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड। और लिमिटेड भी कितनी? टू द एक्सटेंट ऑफ देयर। 4 बातें समझ आ गई? अच्छा, फिर फोर्थ के बाद फिफ्थ, एलएलपी का एक अपना वकरा स्वैग है और देयरफॉर वो अपनी लायबिलिटी को खुद पे करेगी और उसकी लायबिलिटी उसकी ही मानी जाएगी, उसके पार्टनर्स की। ये पॉइंट समझ आ गया आपको? अच्छा, सेवंथ, देखो मैं आपको बताता हूं। आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए, वो आपको मार्केट से ना 470 रुपए का मिल रहा है। आप एक प्रोडक्ट खरीदने गए, मार्केट से 470 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट में जो अच्छी बातें हैं ना, वो सारी एक और प्रोडक्ट में भी मिल रही है। थोड़ा सा क्वालिटी का फर्क है, पर वो 81 रुपीज का मिल रहा है। तो आप बताओ, आप 1 और 2 में से कौन सा खरीदना चाहेंगे? 2 वैसे बोलते नहीं बड़ों को, आप बोलते हैं 2 क्या होता है? चलो, आप क्या कह रहे हो? मैं आपको आप बोल रहा हूं, ये देख रहे हो जमाना। तुम मुझे कह रहे 2, कोई बात नहीं, इधर आओ। मेरे पॉइंट, एक प्रोडक्ट जो है 470 रुपए का मिल रहा है और उसकी सारी अच्छी बातें जो होती है ना, उसके अंदर थोड़ी बहुत प्लस माइनस करके एक सेकंड प्रोडक्ट में मिल रही है और वो प्रोडक्ट 81 में मिल रहा है। उस दुकानदार ने कहा, ये देखो, ये तो आप नाम के पीछे भाग रहे हो, ये देखो इसके जैसा सेम प्रोडक्ट है, सेम क्वालिटी है, बस नाम थोड़ा सा कम है। तो आप क्या कहोगे, कौन सा वाला लेना है, 470 वाला या 81 वाला? तो ये वही है। अगर आप कंपनी बनाते हो, अगर आप तो 470 सेक्शन आपके ऊपर लगते हैं और सेम कंपनी वाली सारी अच्छी बातें आपको एलएलपी में मिल जाती है या नहीं मिल जाती? मिल जाती है। तो वही सेम चीज आपको एलएलपी में मिल जाती है 81 सेक्शंस में ही। समझ आ रहा है? तो नंबर ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर बढ़ रही है या कम हो रही है? तो आपको क्या ऑप्ट करना चाहिए? एलएलपी। तो एलएलपी बेसिकली कंपनी का ऑल्टरनेटिव है। आप कंपनी की जगह एलएलपी बना लो, सारे वही चीजें मिल जाएंगी जो आपको कंपनी के रूप में मिलती है ना, अच्छी अच्छी बात है, वो सारी आपको कहां मिल जाएगी? तो एलएलपी क्या है? ऑल्टरनेटिव है, किसका? कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल। मतलब कंपनी के
कंपनी का बेसिकली ऑल्टरनेटिव है। तो पॉइंट नंबर 7 हो गया। बेटा समझ आई यहां तक की बातें? अच्छा, 8 पॉइंट जो लिखना है जरा सुनना, एलएलपी की डेफिनेशन। 8 पॉइंट में हमें क्या लिखनी है? एलएलपी की। तो एक बात बताओ, इसको रीड कैसे करेंगे? डेफिनेशन के सेक्शन को रीड कैसे करेंगे? ये क्या है? सेक्शन, फिर आगे कोई सबसेक्शन कह रहा है, कोई क्लॉज कह रहा है। डेफिनेशन होती है तो क्या आता है? क्लॉज। फिर क्या आता है? समझ आ रहा है आपको? देखो मैं आपको बताता हूं कब सबसेक्शन बोलना है और कब क्लॉज बोलना है, वो आपको सुनना पड़ेगा। मैं बताता हूं। आप अभी के लिए ये मान लो, अभी के लिए आप ये मान लो, अगर सेक्शन 2 के साथ लग रहा है तो वो क्लॉज आएगा, अदरवाइज क्या आएगा? सबसेक्शन। ठीक है, वो अब आगे जाकर डिस्कशन कर लेंगे जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां मैं आपको सब कुछ बता दूंगा कब क्लॉज कहते हैं, कब सबसेक्शन कहते हैं। अभी के लिए तो इसको रीड कैसे करेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज n। ये क्या कह रहे हैं? एलएलपी की डेफिनेशन बता रहे हैं और कह रहे हैं इस पूरे एक्ट में, ये जो एलएलपी एक्ट 2008 हम पढ़ रहे हैं ना, कह रहे हैं इस पूरे एक्ट में एलएलपी सिर्फ किसको मानना? बेटा जब भी किसी डेफिनेशन में मीन्स आ जाए, मीन्स आने का मतलब होता है एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? एग्जॉस्टिव डेफिनेशन का मतलब होता है इसका मतलब ये ही है और कुछ नहीं है, इसका मतलब सिर्फ ये ही मानना है और चीजें समझ आना स्टार्ट हुई। तो देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे एलएलपी का मतलब क्या हो गया? आ पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप जो क्या हुई है? फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। मतलब सिर्फ वही पार्टनरशिप जो इस कानून में रजिस्टर्ड होगी ना, उसी को एलएलपी मानना, उसके अलावा किसी और को एलएलपी। मतलब अगर कुछ लोग मिलकर काम कर रहे हैं और वो लोगों ने अपनी रजिस्ट्रेशन कहां पर कराई है? एलएलपी एक्ट में अगर करवाई है तो ही उसे क्या मानना? एलएलपी, अदरवाइज उसको एलएलपी। समझ आ रहा है आपको? तो लिखो जरा बेटा पॉइंट नंबर 8। LLP means a partnership formed and registered under this act. फाउंडेशन की इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको बता दूं, फाउंडेशन की पढ़ी हुई वो दे दूंगा, बहुत बता रहेगा। बाकी हमारा इंटरप्रिटेशन का चैप्टर आएगा, उसमें ये पूछ रहे कब हम क्लॉज कहते हैं और कब हम सबसेक्शन कहते हैं। देखो सेक्शन 2 के बाद, सेक्शन 2 के बाद जब भी कुछ ब्रैकेट आएगी वो हमेशा क्या होगी? क्लॉज। अदरवाइज किसी और सेक्शन में आ रही है तो सबसेक्शन। ठीक है, तो बताओ एलएलपी सिर्फ किसको मानना है? एलएलपी सिर्फ किसको मानना है? जो कहां रजिस्टर्ड हो, ऐसी पार्टनरशिप जो कहां रजिस्टर्ड हो। ठीक है जी, पक्का। अब हम आगे बात करते हैं, एलएलपी का मीनिंग कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया। अच्छा आप ना क्या करो बच्चे, के बाद पेज नंबर 12.4 पर आ जाओ। इसके बाद पेज नंबर कहां आ जाओ? 12.4 पर आ गया। वहां ना आपको कुछ डेफिनेशंस दिखेंगी। तो जो डेफिनेशन वाले सेक्शंस होते हैं उसमें मैंने आपको बताया था सेक्शन के बाद डायरेक्टली क्या आता है? क्लॉज और फिर सब क्लॉज। तो यहां पर भी हम बताओ कैसे रीड करेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट के
बॉडी कॉर्पोरेट के सेक्शन को कैसे रीड करेंगे बताओ? सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, समझिए। बस मैं आपको पहले अभी ये डेफिनेशन पढ़ाऊंगा। सेक्शन के बाद डायरेक्टली है। चलो मैं आपके साथ बातें करूंगा। जो एक डेफिनेशन है बॉडी कॉर्पोरेट, तो आप एक हेडिंग बनाएंगे बॉडी कॉर्पोरेट। देखो स्टार्टिंग की 1-2 क्लासेस में आपको कुछ नए टॉपिक मिलेंगे और कुछ पुराने ही फाउंडेशन वाले मिलेंगे, और जो पुराने मिलेंगे उसमें भी कई चीजें अपग्रेड मिलेंगी आपको, ठीक है। तो देखो स्टार्टिंग तो हमें यहीं से ही करनी पड़ेगी, किसी भी कानून की बेसिक लेवल से ही करनी पड़ेगी। एलएलपी का मतलब बताना ही पड़ेगा, इवन दो आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। अब देखना थोड़ी सी देर बाद आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती है। देखो पहला हो गया बॉडी कॉर्पोरेट। एक बार बोला बेटा पहला चीज क्या होगी? देखो मैं आपको वैसे बताता हूँ, बॉडी कॉर्पोरेट का एक होता है मीनिंग, एक होती है डेफिनेशन। किसी भी चीज का एक होता है मीनिंग, एक होती है डेफिनेशन। मीनिंग आप हमेशा डिराइव करते हो, मीनिंग आप निकालते हो, मतलब आप निकालते हो, समझ आ रहा है? कई बार भी आपने सुना होगा कि यार इस चीज से मेरे को ये मतलब समझ आ रहा है, ये मीनिंग हो गया, और जो दे रखा है वो डेफिनेशन है। तो वैसे बॉडी कॉर्पोरेट किसको कहते हैं? किसको बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं बेटा? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं अगर वो ऑर्गेनाइजेशन 4 कंडीशंस क्या कर दे? सेटिस्फाइड कर दे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे? बोलना पड़ेगा कितनी? तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या नाम दे देते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। मैं आपको जो है ये देखो, कह रहे बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को हम बॉडी कॉर्पोरेट कब कहेंगे? जब उसके अंदर कितनी बातें देखने को मिले? 4 बातें। देखो ठीक है, फिर भी आ गई आवाज यहां पर। चलो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हम बॉडी कॉर्पोरेट कब कहते हैं? अगर उसके अंदर कितनी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए? 4। 4 में से पहला, उस ऑर्गेनाइजेशन का रजिस्टर्ड होना जरूरी है। यानी बॉडी कॉर्पोरेट बनने के लिए आपको 4 पड़ाव पार करने पड़ेंगे, 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेंगी। ऐसा हमने कहां से ऑब्जर्व करा? कोर्ट्स के ऑर्डर से। लॉ में नहीं बताया। लॉ का तरीका बताऊं क्या है? वो सीधा ये बोलता है इसको ये मान लो। लॉ कभी मतलब नहीं बताता। क्या आपको लॉ ने कभी ये बताया? आपको सीधा बोला हुआ है रेड लाइट जंप करोगे इतने पैसे देने पड़ेंगे। उन्होंने ये बताया रेड लाइट जंप करने से होता क्या? लॉ में ये सब नहीं लिखा होता। लॉ में सीधा ये बताता है ये करना है और ये नहीं करना और इसको ये मानना है। समझ आ रहा है आपको? लॉ कभी भी मतलब नहीं बताता, और मतलब बताने का काम होता है कोर्ट का। कोर्ट का याद करो, कोर्ट का पहला फीचर क्या होता था? इंटरप्रिटेशन करके देना। जो लॉ में लिखे हुए शब्द है उनका मतलब बताने का काम किसका है? कोर्ट का। यानी मीनिंग कौन बताता है? कोर्ट। और डेफिनेशंस कौन देता है? एक्ट। चीजें क्लियर हो रही हैं आप सभी को? पक्का? ठीक है। तो अगर मैं आपसे बात करूं, सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बॉडी कॉर्पोरेट बनना ना, तो वो 4 कंडीशनों से सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी। पहला, उसको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। कहां पर रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी? अंडर एनी लॉ। अब मैंने यहां पर एनी लॉ बोला है। एनी लॉ का मतलब वो कोई इंडियन लॉ भी हो सकता है और वो कोई फॉरेन लॉ भी हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि आपकी रजिस्ट्रेशन हमेशा सिर्फ कहां पर होनी चाहिए? कंपनीज एक्ट में होने चाहिए, एलएलपी एक्ट में होनी चाहिए, या किसी इंडियन लॉ में। आप किसी भी कानून में रजिस्टर्ड होने चाहिए। वो कानून इंडियन लॉ भी हो सकता है। और पहला पॉइंट समझ आ रहा है? दूसरा, उस ऑर्गेनाइजेशन की एक वखरा स्वैग होना चाहिए, मतलब लॉ की नजरों में उसकी एक अलग पहचान। समझ आ रहा है आपको? और तीसरा, उस ऑर्गेनाइजेशन की परपेचुअल। 3 फीचर अभी तक के बताओ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी कॉर्पोरेट बनने के लिए 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ती है, और उनमें से 3 आपको पता चल चुकी हैं। पहला, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए?
इनकॉर्पोरेटेड होनी चाहिए, यानी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। कहां पर? अंडर ठीक है। और दूसरा, वो ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक वखरा क्या होना चाहिए? दो बातें समझ आ गई। तीसरा, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब है वो ऑर्गेनाइजेशन को उसके पार्टनर्स के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। फोर्थ, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या चीज की पावर होनी चाहिए कि वो अपने नाम से किसी पर केस फाइल कर सकती है और कोई उस पर भी केस फाइल, और साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से प्रॉपर्टी भी खरीद सकती है। समझ आ रहा है आपको? चार कंडीशन पहले सुनाना स्टार्ट करो। बॉडी कॉर्पोरेट की चार कंडीशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बॉडी कॉर्पोरेट कब कहेंगे? जब उसके अंदर कितनी बातें देखने को मिले? चार। पहला, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या होनी चाहिए? इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ। बोलना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेटेड अंडर, मतलब वो किसी भी लॉ में इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए, मतलब रजिस्टर्ड होनी चाहिए। दूसरा, तीसरा और फोर्थ, वो अपने नाम से किसी पर भी केस फाइल और कोई उस पर भी केस फाइल, और साथ में वो ऑर्गेनाइजेशन अपने नाम से प्रॉपर्टियां भी खरीद सकती है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये चार कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे उसे बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। ऐसा हमने नहीं बोला, कोर्ट्स के ऑर्डर में जब हमने पढ़ा तो हमें ये ऑब्जर्व हुआ, लॉ में नहीं लिखा हुआ ये। मैंने वैसे आपको कंपनीज एक्ट में जाकर एक जगह से पढ़ा दिया। समझ आ रहा है आपको? अब लेकिन हम पढ़ तो एलएलपी एक्ट रहे हैं ना, तो मैं आपसे पूछता हूं, जो एलएलपी होती है क्या वो रजिस्टर्ड होती है? कहां पर होती है? तो यानी वो पहली कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। क्या एलएलपी का अपना एक वखरा स्वैग होता है? क्या एलएलपी की परपेचुअल सक्सेशन होती है? आपने फीचर्स में पढ़ी हुई है। और एलएलपी अपने नाम से किसी पर भी केस फाइल और कोई उस पर भी केस फाइल, तो देयरफॉर एलएलपी चारों कंडीशन सेटिस्फाइड करती है, तो एलएलपी क्या होगी? तो ऐसे ना इंडिया में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस क्या बन गई? बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन क्या बन गई? पर ये एक्ट बताऊं क्या कहता है? हम हर किसी को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानेंगे। हम सिर्फ इस एक्ट के लिए, इस कानून में सिर्फ चार ऑर्गेनाइजेशंस को ही क्या मानेंगे? पहला कंपनी, दूसरा फॉरेन कंपनी, तीसरा एलएलपी और फोर्थ, ये चार ऑर्गेनाइजेशंस को ही हम क्या मानेंगे? वैसे तो बहुत सारी है, वैसे तो ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, पर हम इन चार को ही मानेंगे। बोलो समझ आना स्टार्ट हुआ? तो आप बॉडी कॉर्पोरेट को दो पार्ट्स में बांटो। लॉ सिर्फ क्या कहेगा? इसको ये मानो और इसको ये मत मानो, समझाएगा नहीं मतलब। लेकिन मैंने आपको मतलब भी बता दिया कि बॉडी कॉर्पोरेट हम किसको कहते हैं। देखो कंपनी भी ये सारी कंडीशन, कंपनी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होती है, उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, परपेचुअल सक्सेशन होती है, वो भी किसी पर केस फाइल कर सकते हैं और कोई उस पर भी केस फाइल, तो यानी कंपनी भी वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड करते हैं, तो कंपनी भी क्या है? एक। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बॉडी कॉर्पोरेट है। तो लेकिन हमने इस एक्ट में सिर्फ चार ऑर्गेनाइजेशन को ही क्या मानना है? बोलना स्टार्ट करेंगे। पहला कंपनी, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, आप लिखेंगे। गुस्सा नहीं करते, भी आ रहे हैं उस तरफ, एक्सक्लूड की तरफ देखो आप। चार ऑर्गेनाइजेशन को हमने मानना है और तीन को हमने नहीं मानना। जैसे एक नॉर्मल बात करता हूं, आप क्या हो? आप समझदार हो या बेवकूफ हो? एक मिनट, सक्षम की थोड़ी आवाज बढ़ाते हैं। सक्षम क्या कह रहे हो आप? नहीं नहीं, आपने भी बोला आप समझदार हैं या बेवकूफ है? आप समझदार है, लेकिन आपके पेरेंट्स आपको क्या मानते हैं? यार झूठे। सारी डिसीजन घर की आप लेते हैं ना? क्यों, तुम क्यों नहीं लेते? तुम तो समझदार हो। तुम्हारे लायक क्या है? ये भी बताओ पहले। नहीं, घर के मैटर की बात कर रहा था मैं। है हमें, हम मतलब प्रॉपर्टी खरीदें या ना खरीदें, उसमें आपको पूछते हैं। आप तो समझदार हो।
वो हर कोई समझता है, समझ आ रहा है? दवाई चल रही है सही? इधर आओ बेटा। देखो, आप कह रहे हो आप समझदार हो, पर आपके पेरेंट्स कई डिसीजन लेते वक्त आपको समझदार नहीं मानते। यहां तक का पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यही मैं आपको बात बता रहा हूं। देखो, हम कहते हैं आप होगे समझदार, पर इसके लिए नहीं हो समझदार। सिमिलरली आप ये सामने वाले को ये कह रहे हो, ओ भाई तू होगा बदमाश अपने एरिया में, हमारे यहाँ नहीं है। मतलब ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बॉडी कॉर्पोरेट है, ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, पर एलएलपी एक्ट कह रहा है हम तुम्हें बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे उनमें से पहली बात तो ये, कौन? एक कॉर्पोरेशन सोल, जयकार लगाना, एक क्या? सर ये क्या होती है कॉर्पोरेशन सोल? ये हमने कभी फाउंडेशन में सुनी थी, पर हमें मतलब नहीं पता। आओ मैं आपको बताता हूं, किसी को पता है तो बता सकते, तो बताओ। अब बताओ, कॉर्पोरेशन बताना चाह रहे हो सन में? नहीं, सोल प्रोप्राइटर कभी रजिस्टर्ड नहीं होता। आपकी गली का पनवाड़ी, ओ सॉरी, आपकी गली का दुकानदार कभी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है? नहीं। मैं आपको बताता हूं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक ही बंदे का राज है, लेकिन वो 4 कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी तभी तो वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। वो बताऊं कौन है? सी एंड एजी। सीएजी सुना है आपने? सीएजी, देखो गुस्सा नहीं करते, मैं आपको बताता हूं। ये देखो, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड, ठीक है, ये क्या है? कॉर्पोरेशन सोल है। सर ये कौन होता है? ये एक डेजिग्नेशन का नाम है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या है? एक डेजिग्नेशन का नाम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस डेजिग्नेशन पे जो पर्सन बैठेंगे, जैसे ये बैठे हैं इस पर, इस समय कौन बैठे हुए हैं इस डेजिग्नेशन पर? श्री के संजय मूर्ति। ये क्या है? हमारे इंडिया के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एक बार चक्कर लगाओ, क्या है ये? इनका काम बताऊं क्या है? पूरे इंडिया में जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस है, पूरे इंडिया में जितनी भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अकाउंट्स बनवाना और उन अकाउंट्स का ऑडिट करवाना, ये दारोमदार इनके कंधों में। पूरे मतलब हिसाब किताब, सबका हिसाब किताब यही रख रहे हैं। पूरे इंडिया की गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिसाब किताब इनके अंडर पे आ रहा है। तो इन्हीं के अंडर में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये होगी कॉर्पोरेशन सोल। तो कह रहे इनको क्या ना मानना है इस एक्ट के लिए? बॉडी कॉर्पोरेट मत मान लेना, सीएजी को बॉडी कॉर्पोरेट मत मान लेना। आईसीआई ने कोई एग्जांपल नहीं दे रखा, पर मैं आपको बता रहा हूं। तो पहली ऑर्गेनाइजेशन समझ आ रही है कौन सी? कॉर्पोरेशन सोल। एग्जांपल क्या हो गया? सीएजी, मतलब ऐसी संस्था जिसमें एक ही बंदे का राज है। समझ आ गया आपको? और वो कौन सा हो गया एग्जांपल? सीएजी। सीएजी की फुल फॉर्म बताना दोबारा। कंट्रोलर नहीं, हाँ ट्रोलर तो आपको पता ही होंगे जो ट्रोल कर रहे हैं, ये कंट्रोलर है। समझ आ रहा है? मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी। कंट्रोलर वर्ड का मतलब हो गया हाईएस्ट अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा देखो, जो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है ना, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट्स होती है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है वो भी क्या होती है? पर इस एक्ट में हम कह रहे हैं हाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी तो होगी बॉडी कॉर्पोरेट, पर हमारे यहां नहीं है। पर हमारे यहां, समझ आ रहा है आपको? तो होगा प्रधान अपने घर का, यहां नहीं है। समझ आ रहा है आपको? हम तो घर में भी नहीं कह पाते। 2 पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको? 2 पॉइंट। पहला कॉर्पोरेशन सोल, नसीब अपना अपना। चलो, पहला कॉर्पोरेशन सोल और दूसरा
रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तीसरा, कोई और बॉडी कॉर्पोरेट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कह दे इसे भी मत मानना, तो हम कहेंगे ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट अगर तुम कह रहे हो नहीं मानना तो हम, यानी एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो किसने नोटिफाई करी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई कर दिया कि इसे क्या मत मानना, तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट तुम ये बात, हम तुम्हारी बातें मानते हैं, तुम्हारी बातें मानते हैं, तुम किसी को कह दोगे ना कि इसको बॉडी कॉर्पोरेट मत मानना, तो हम नहीं मानेंगे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात तुम किसी कंपनी और एलएलपी के लिए मत कहना, क्योंकि उसको तो फिर हम आपकी नहीं सुनेंगे। वैसे हम आपकी सुनते हैं ना, पर इस केस में नहीं सुनेंगे। लेकिन किसी कंपनी और एलएलपी के लिए ये बात नहीं कह सकती कि इन्हें बॉडी कॉर्पोरेट मत मानो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उनको तो हमने मानना ही है। इस एक्ट ने कहा है कि कंपनी और एलएलपी को तो हम मानेंगे ही मानेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट आप किसी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोलोगे कि इसे मत मानो, तो हम नहीं मानेंगे, समझ आ रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात का ध्यान रखना, तुम ये बात किसी कंपनी और एलएलपी के लिए मत कह देना, फिर हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। समझ आ गया आपको? तो लिखना जरा किस किस को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानना। हाँ जी, जूम बराबर करूं, दिख रहा है बेटा लास्ट में भी? ठीक है। सीजी इन ओजी, ओजी का मतलब क्या हो गया? ऑफिशियल गैजेट, ऑफिशियल गैजेट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिफाई कर सकते हैं कि इसे मत मानना, क्या बॉडी कॉर्पोरेट, तो हम नहीं मानेंगे। हाँ जी बेटा, चीजें क्लियर हो रही है आपको? ठीक है। अब ना थोड़ा सा एडवांस सेक्शन पढ़ेंगे। आपने फाउंडेशन में पढ़ा हुआ, पर एडवांस लेवल पर आप पढ़ेंगे मेरे साथ सेक्शन नंबर 5। ये देखो, मैं पहले थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सेक्शन नंबर 5 आपने ना फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, जो ये बताता है कि कौन कौन पार्टनर बन सकते हैं और कौन कौन पार्टनर, एलएलपी में कौन कौन पार्टनर बन सकता है और कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता। तो आपने ना फाउंडेशन लेवल पर जो पढ़ा था ना, वो आपने इतना पढ़ा था, है ये पढ़ा था आपने। लेकिन अब आप जरा सुनना, अब आपको ये एक्स्ट्रा बॉक्स भी पढ़ना है, ये रहा, ठीक है ना। फॉलोइंग पर्सन कैन बिकम द पार्टनर्स, ये सब। तो मतलब फाउंडेशन में कुछ एडवांस लेवल ऐड हो रहे हैं। तो मैं आपको जो पढ़ाना जा रहा हूं, आप सब ऐसा करो, जहां मैं आपको बोलता हूं वहां आप आ जाओ, गली नंबर 12.7 पर आ जाओ। वैसे 12.6 पर आपको दिखेगा पार्टनर्स, सेक्शन नंबर कौन सा? 5। तो आप एक हेडिंग बना लो, पार्टनर्स और सेक्शन नंबर 5। पार्टनर और सेक्शन नंबर कौन सा बना रहे हैं आप? 5। देखो सेक्शन नंबर 5 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 5 क्या बात करता है वो भी जरा सुनना। सेक्शन नंबर 5 ये कहता है कि एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इसमें कुछ लोग पार्टनरशिप करेंगे, यानी कुछ लोग मिलकर काम करेंगे। तो कौन कौन से लोग मिलकर काम कर सकते हैं, कौन कौन एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं, वो बताता है हमारे को सेक्शन नंबर कौन सा? तो सेक्शन नंबर 5 का काम समझ रहे हो आप क्या है? सेक्शन नंबर 5 का काम है कि ये बताना कि एलएलपी में कौन कौन पार्टनर बन पाएगा और कौन कौन पार्टनर
चलो थोड़ा सा ध्यान देना, भी नोटिंग में मत देना, मैं पहले समझा दूं आपको। ये देखो, पहले इधर थोड़ा सा देख लो। सेक्शन 5 आपको क्या कह रहा है? सेक्शन 5 आपको यही बता रहा है एलएलपी में कौन कौन पार्टनर बन सकता है और कौन कौन, यानी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ पार्टनर बता रखी है बेसिकली। एलएलपी में कौन कौन पार्टनर बन पाएगा और कौन कौन नहीं बन पाएगा, वो सब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। आओ जरा, सबसे पहले कह रहे एनी इंडिविजुअल, एनी बोलना पड़ेगा, एनी कोई भी इंडिविजुअल जो है एलएलपी में क्या बन सकता है? मे बी अ पार्टनर इन अ। अब मेरा आपसे एक सवाल है, हम सब क्या है? हम सब, हाँ जी, इंडिविजुअल नेचुरल पर्सन। तो कह रहे सभी नेचुरल पर्संस को एलएलपी में पार्टनर बनना अलाउड है। ये बात आपने फाउंडेशन में पढ़ी थी, पर अब इसमें एक एक्स्ट्रा बात ऐड करने जा रहा हूं। क्या यहां पर ये लिखा है कि सिर्फ इंडियन रेजिडेंट ही एलएलपी में पार्टनर बन सकता है? देखो, हम इंसान हैं, हम इंडिया में रहते हैं, हम इंसान हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, वेस्ट इंडीज में जो रहते हैं, कालू मदारी, ब्राउन बनाए, ब्राउन बनाए, लो बताओ बेटा, जो वेस्ट इंडीज में रहते हैं, कालू मदारी, चलो कोई नहीं, ये भालू है बेटा, इधर बात सुनेंगे। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये इंसान है या नहीं है? तो क्या ये हमारी इंडियन एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं? या फिर अगर कोई गोरा है, ये फॉरेन नेशनल्स, देखो सिर्फ हमने क्या लिखा हुआ है, एनी इंडिविजुअल, ये थोड़ा बोला एनी इंडियन। तो देयरफॉर ये बात अब आपके कोर्स में ऐड हो रही है। जब मैं बोल रहा हूं कोई भी इंडिविजुअल एलएलपी में पार्टनर बन सकता है, तो वो इंडिविजुअल कौन कौन हो सकते हैं? एक इंडियन रेजिडेंट भी हो सकता है, कोई एनआरआई भी हो सकता है, और कोई ओवरसीज सिटीजन भी, जिन्हें आप क्या कह सकते हो? फॉरेन नेशनल। तो पहला पॉइंट क्लियर हुआ। एलएलपी में कौन कौन पार्टनर बन सकता है, आपको स्प्राइट होना स्टार्ट हो गया। पहला नहीं, इंडिविजुअल, पहला, चाहे वो क्या हो, रेजिडेंट इन इंडिया हो, चाहे वो एनआरआई हो, या वो ओवरसीज, सबको क्या बनना अलाउड है? एलएलपी में पार्टनर। मतलब इंडिया में अगर कोई एलएलपी बन रही है तो उसके पार्टनर बाहर के लोग भी। पहला पॉइंट स्प्राइट होना स्टार्ट हुआ बेटा। तो आप लिखो जरा, आपको क्या करना है, पहले अभी सेक्शन 5 के लिए लिखना है। ये लिखो, एलएलपी में कौन कौन पार्टनर बन सकता है और कौन कौन नहीं। हाँ जी, समझ आ गया आपको? ठीक है जी। तो अब ना दो कॉलम हम बना लेंगे। पहला, पहले कॉलम में मैं नेम लिखूंगा, कौन बन सकता है और कौन नहीं, और दूसरे कॉलम में पार्टनर। जैसे आपने पहला क्या लिखा, इंडिविजुअल। क्या इंडिविजुअल जो है एलएलपी में पार्टनर बन सकता है या नहीं बन सकता? तो जवाब क्या आता है? जी हाँ। पहले, अब जहां आपने इंडिविजुअल लिखा है ना, जहां आपने इंडिविजुअल लिखा है, वहां पर ये सब पॉइंट बना के लिख लो। वो इंडिविजुअल कौन हो सकते हैं, उसके लिए 3 पोलेट बना लो। ऐसे भी बना सकते हो, मतलब जैसे आपको लगे कंफर्टेबल आप वैसे बना लो। और उसके नीचे क्या क्या लिखोगे? वो इंडिविजुअल क्या हो सकता है?
मतलब इंडियन रेजिडेंट हो सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि वो पार्टनर बनने के लिए आपको भारत में रहना जरूरी है या भारत की नागरिकता आपके पास जरूरी है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। आपका इंसान होना जरूरी है। ये क्वेश्चन आएगा, आपको लग रहा हो मजाक लग रहा हो तो अभी मैं आपको थोड़ी सी देर में दिखाऊंगा। वैसे तो मैं फाउंडेशन पढ़ाते पढ़ाते ही सेक्शन 7 का एक क्वेश्चन इंटर का भी डिस्कस कर लेता हूँ। अभी आपको दिखेंगे इससे ऊपर सारे क्वेश्चन। पहला, एक इंडियन रेजिडेंट भी बन सकता है। सेकंड में लिखेंगे क्या, एनआरआई। एनआरआई क्या हो गया, नागरिक भारत का है पर इंडिया में रहता नहीं है। और थर्ड बताओ कौन हो गया, फॉरेन नेशनल्स। लिख लिया आपने फॉरेन नेशनल्स। चलो अब सवाल उठा क्या कि जो बॉडी कॉर्पोरेट्स है ना, जो कौन है बेटा, वो भी क्या बन सकती है, मे बी अ पार्टनर इन अ, यानी बॉडी कॉर्पोरेट्स को भी एलएलपी में पार्टनर बनना क्या है। अब जब मैंने बोला ये बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड बोला, तो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड बोलते ही 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपके माइंड में आ जाने चाहिए। पहला, दूसरा, दोबारा, पहला, दूसरा, तीसरा, फोर्थ। ये चारों को भी एलएलपी में पार्टनर बनना क्या है। चीजें क्लियर हो रही है आपको, ये नहीं हो रही तो लिखना जरा, फिर मैं भी इसके साथ आपकी बात करूंगा और भी। तो जब मैंने बॉडी कॉर्पोरेट बोला, तो बॉडी कॉर्पोरेट सुनते ही 4 ऑर्गेनाइजेशन भी, मतलब कहने का मतलब आर्टिफिशियल पर्संस भी एलएलपी में पार्टनर बन सकते हैं। हम इंसान नेचुरल पर्सन तो बन ही सकते हैं, कुछ आर्टिफिशियल पर्संस को भी क्या बनना अलाउड करा गया, पार्टनर बनना अलाउड करा गया। कहां पर, एलएलपी। कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी, फॉरेन एलएलपी। बोलो, 2 केस समझ आ गए। अब रुकना जरा, ये देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, एलएलपी को पार्टनर बनना अलाउड है। फॉलोइंग पर्सन कैन बिकम पार्टनर इन एलएलपी। एलएलपी को पार्टनर बनना अलाउड है, कंपनी को पार्टनर बनना अलाउड है, फॉरेन कंपनीज को पार्टनर बनना अलाउड है, फॉरेन एलएलपीज को भी पार्टनर बनना, समझ आ रहा है। उसके अलावा वो एलएलपीज जो इनकॉर्पोरेट कहां हुई है, देखो 2 तरह की एलएलपी होती है। एक ऐसी एलएलपी होगी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड हुई है, रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया, और इंडिया में क्या कर रही है, काम कर रही है, तो इसको तो हम कहते हैं फॉरेन एलएलपी। जकार लगाना, क्या कहते हैं हम। देखो 2 चीजें होती है, सुनो सुनो सुनो, अब आपको कॉन्सेप्ट और पक्का करते हैं। ये देखो, ये आपकी एलएलपी है। अगर आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन कहां करवा रहे हैं, देखो मैं 4-5 केसेस बनाता हूं, आपको ना चीजें क्लियर हो जाएंगी बहुत अच्छे लेवल पे। रजिस्टर्ड और प्लेस ऑफ बिजनेस। एक एलएलपी इंडिया में रजिस्टर्ड हो रही है और काम भी इंडिया में कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे एलएलपी। एलएलपी कह लो या इंडियन एलएलपी कह लो, बात एक ही है। इंडिया में ही रजिस्टर्ड हो रही है और इंडिया में ही क्या कर रही है। दूसरी एलएलपी इंडिया में रजिस्टर्ड हो रही है, प्लस का प्लेस ऑफ बिजनेस कहां है, यूएसए में। अब बताओ इसको क्या कहेंगे। इस इंडिया में रजिस्टर्ड होते ही ये क्या होगी, काम फिर कहीं भी कर। आपने एलएलपी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, एलएलपी मींस पार्टनरशिप। एलएलपी मींस हो गया भैया, सब ठीक, वापस। एलएलपी मींस ऐसी पार्टनरशिप जो कहां रजिस्टर्ड होती है, अंडर दिस एक्ट। फिर काम कहीं पर भी करे उससे हमें मैटर, समझ आ रहा है, वो हमें मैटर नहीं करता। तो 2 केस हो गए। चलो अगला, एक एलएलपी यूएसए में रजिस्टर्ड हुई है, प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पक्का। अच्छा, एक एलएलपी यूएसए में रजिस्टर्ड हुई है, काम भी यूएसए में करती है, तो ऐसी एलएलपी को कहते हैं एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया।
इसको क्या कहते हैं? एलएलपी। मतलब ये इंडिया में काम नहीं करती, बाहर ही रजिस्टर्ड हुई, बाहर ही काम कर रही है, बाहर ही रजिस्टर्ड हुई है। समझ आ रहा है आपको? बहुत सारी ऐसी एलएलपी भी तो होंगी। तो अगर वो इंडिया में आ जाती काम करने तो फॉरेन एलएलपी कहलाती, अदरवाइज उसका नाम क्या होता है बताओ ना, अदरवाइज उसका नाम क्या होता है? एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड, ये कर लगाओ, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड। फर्क समझ आ रहा है? बेटा ये वैसे समझाने के लिए है, बुक में कहीं भी नहीं दे रखा होगा, वो आपकी कॉल है। ये वैसे अभी वो टेबल को डिस्टर्ब मत करना, वो टेबल जो बन रहा था हमारा, कहीं और करना नोट, मतलब समझ रहे, जहां हम नोटिंग करें उसके बीच में कहीं नोटिंग के लिए मत लेना। हाँ कहीं पर भी लिखो पर दीवारों पे नहीं। क्योंकि वो टेबल डिस्टर्ब नहीं करना हमारे को। ये तो आपने पूछा तो मैंने समझा दिया एक अलग सी। चले चले बेटा आगे बातें करें। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो फॉरेन एलएलपी, आईसीआई पागल थोड़ी ना है, जो ये लिखे फॉरेन एलएलपी भी लिखे और एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया भी लिखे। वो तो फिर एक फॉरेन एलएलपी में लिख देता। उसने क्या भी लिखा? ऐसी एलएलपी। देखो फॉरेन एलएलपी और एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में फर्क क्या है? दोनों एलएलपी रजिस्टर्ड कहां होती है, पर काम कहां कर रही है? अगर इंडिया में कर रही है तो वो, और अगर वहीं कर रही है तो इसे भी क्या बनना अलाउड है? समझ आ रहा है आपको? तो आपने लिखना, जहां आपने क्या लिखा बॉडी कॉर्पोरेट, वहां पर आप एक और लिख लेना, बताओ क्या? एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, उसे भी क्या बनना अलाउड है? चले बेटा, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को भी, तो अभी तक आपने जो एक्स्ट्रा बातें आपकी ऐड हुई है फाउंडेशन से, वो ये हुई है, इंडिविजुअल में सभी तरह के इंडिविजुअल आ जाएंगे, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इंक्लूडिंग फॉरेन नेशनल्स। और बॉडी कॉर्पोरेट्स में वो वो चारों तो बन ही सकती है क्या? पार्टनर। लेकिन उसके अलावा एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड वो भी बन सकती। ठीक से अच्छा, अब जरा सुनना। हाउ एवर, एक मिनट भाई से, हाउ एवर कुछ ऐसे इंडिविजुअल हैं जो एलएलपी में क्या नहीं बन पाएंगे? पार्टनर्स। लाइक पहला, जो अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड, देखो इंसान पागल भी तो होता है, मेरी तरफ नहीं देख रहा सक्षम, तुम बड़ा घूर घूर के देख रहे हो मेरे को, जैसे ही मैंने बोला इंसान अनसाउंड माइंड भी हो सकता है। ऐसे नहीं करते, कर्मों में जुड़ता है। चलो
मैंने जैसे ही बोला है सक्षम ने फोन लगा के सेल्फी देखी है, अनसाउंड माइंड। चलो आगे बात करते हैं। जो पागल है बताओ, आप उसको एलएलपी में पार्टनर बनाओगे? सक्षम तुम तो गए। समझ आ रहा है? एलएलपी में अनसाउंड माइंड पर्संस की कोई जगह नहीं है। क्लियर हो रहा है आपको? तो अगला पॉइंट ऐड करो, क्या? अनसाउंड माइंड पर्सन, और उसके सामने क्रॉस बनाओ। अनसाउंड माइंड पर्सन जो है वो भी क्या नहीं बन सकते? पार्टनर नहीं बन सकते। अच्छा चलो अभी एक और बात करते हैं। थोड़ा सा सुनना बच्चे, आप सबने ना बचपन में फाउंडेशन करी है, अब जो बीत जाए वो बचपन ही है बेटा। अच्छा जब आपने फाउंडेशन करी थी तो आपको एक बात याद होनी चाहिए, हमने ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, IBBI, आई डरा रहे हो मेरे को? चलो IBBI आपने पढ़ा था, और अगर आपको याद हो तो उसमें बोला गया था दो तरह के ट्रिब्यूनल्स हैं। किसी को याद है? हाँ बिल्कुल सही बात है। एनसीएलटी और डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जो है वो डिक्लेयर करते हैं कि कौन पर्सन इंसॉल्वेंट है और कौन पर्सन इंसॉल्वेंट। पहली बात, इंसॉल्वेंट होता कौन है? जैसे मान लेते हैं ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसकी लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट्स कम है, और इसकी जिंदगी में कभी खुशी कभी और तारा रम पम पम है। समझ आ रहा है? ये पर्सन जब इसके ऊपर कर्जा ज्यादा हो गया और इतने एसेट्स है नहीं, तो ये पर्सन को कोर्ट क्या डिक्लेयर कर देगा? इंसॉल्वेंट। समझ आ रहा है आपको? तो आज इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया। कुछ टाइम बाद किस्मत बदल दी, वेख की में किस्मत बदल गई, भाई की लॉटरी लग गई। कोर्ट के पास ये जाता है और जाकर कहता है, कोर्ट के पास ये जाता है और जाकर कहता है कि कोर्ट, मैं जिन जिन के पैसे देने थे सबके पैसे देने को तैयार हूं, मेरे ऊपर से ये दाग हटा दो। कौन सा दाग हटा दो? इंसॉल्वेंसी का। तो कोर्ट देखता है कि इनने सबके पैसे दे दिए, सब निपटा दिया, तो कोर्ट इसके ऊपर से दाग हटा देता है, तो ये कहलाता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। डिस्चार्ज वर्ड का मतलब होता है एंड, इसकी इंसॉल्वेंसी का एंड हो गया है। तो जब आपकी इंसॉल्वेंसी का एंड हो जाता है, मतलब आपके ऊपर से ये दाग हट गया, तो उसके बाद तो आप पार्टनर बन सकते हो, लेकिन जब तक ये दाग लगा हुआ है तब तक आप कहलाते हो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। क्या कहलाते हो? मतलब आपकी इंसॉल्वेंसी का अंत। तो जब तक आप इंसॉल्वेंट है तब तक आपको किसी भी एलएलपी में पार्टनर बनना अलाउड। लिख लो जरा। अगला पर्सन कौन आ गया? फर्क समझ आ रहा है? डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और डिस्चार्ज वर्ड मतलब एंड, खत्म, इसकी इंसॉल्वेंसी खत्म हो गई है ना? तो अनडिस्चार्ज का मतलब क्या हुआ? अभी इसकी इंसॉल्वेंसी खत्म, तो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट को किसी एलएलपी में पार्टनर बनना अलाउड। लिखते चलो, लिख लिया आपने? हाँ पढ़ाएंगे आपका चैप्टर जो सेक्शन 737, उसके लिए उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए ICAI ने लिखा नहीं है। चलो देखो, दो चीजें होती हैं, दो चीजें होती है, मैं आपको बताता हूं। एक बंदे को ना सारे लोग बोल रहे हैं कि यार ये हमारे पैसे नहीं देता, ये हमारे पैसे नहीं देता, इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करो। यानी किसी पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए जनता उसके खिलाफ केस फाइल करती है। पहला केस ये हो गया। दूसरा, एक बंदे ने खुद ही जाकर सरेंडर कर दिया कि मैं लोगों के पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो अगर कोई पर्सन खुद सरेंडर कर दे किस चीज के लिए, कि मुझे क्या डिक्लेयर कर दो, तो भैया अब ऐसे बंदे को आप एलएलपी में पार्टनर नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये लोगों के पैसे नहीं दे पा रहा, तो आगे कैसे देगा? समझ आ रहा? कैपिटल कैसे लगाएगा? तो क्या बोला हुआ है, अगर वो पर्सन ने खुद ही अप्लाई करा, ही हैज अप्लाइड, उसने खुद ही कोर्ट में अप्लाई करा टू बी एडजुडिकेटेड, कि ऑर्डर दो, किस चीज का ऑर्डर दो? शाही पनीर बटर नान का?
नहीं, मुझे क्या डिक्लेयर करने का, मतलब वो बंदा खुद ही सरेंडर कर रहा है, किस चीज के लिए सरेंडर कर रहा है कि मुझे इंसॉल्वेंट, लेकिन अभी तक उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही है, पर अंदर से तो उसको आवाज आ गई है ना कि मैं पैसे, समझ आ रहा है आपको। तो और कौन नहीं बन सकता, he himself has applied for adjudicated as insolvent and his application is, समझ गए बात। He himself has applied for adjudicated as insolvent and his application is pending. चले, अच्छा मैं ना आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेम क्वेश्चन बुक में भी है, मैं भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आईसीआई के मॉड्यूल से दिखा रहा हूँ, बुक में भी है ये रहा क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन के नीचे, जहां सेक्शन खत्म होगा उसी के नीचे आपको क्या दिखेगा, क्वेश्चन। आपको अलग से ढूंढना नहीं है, सब कुछ यहीं पर प्लेस करके दे रखा है। जैसे फाउंडेशन में क्या होता था, क्वेश्चन बैंक अलग मिलता था ना, वो क्वेश्चन बैंक को उठा उठाकर हर टॉपिक के नीचे लगा दिया गया है। तो जिस टॉपिक का कॉन्सेप्ट होगा उससे नीचे उसके क्वेश्चंस दिख जाएंगे। तो मतलब आपको होमवर्क अब मेरे को बताने तक की भी जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता कि हमें क्या करना है लाइफ में। समझ आ रहा है आपको, इतनी तो फ्रीडम आपके पास है, इन चीजों के लिए तो आप समझदार हैं। सक्षम, बातों बातों में तुम बहुत गहरी बातें कह जाते हो, इसलिए हम आपको बेसमेंट में नहीं पढ़ाते, बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगी। इधर आओ, अब ये देखो, मिस्टर अंकित शर्मा यानी शर्मा जी का लड़का वॉन्ट्स टू फॉर्म अ एलएलपी, वो एक एलएलपी बनाना चाहता है। शर्मा जी का लड़का एक एलएलपी बनाना चाहता है जिसमें वो खुद को, अपनी वाइफ को, जो कौन है, शर्मा नहीं है तो शर्मा जी की लड़की मिसिस अर्चिका शर्मा, मतलब वो खुद और अपनी वाइफ और एक एचयूएफ को पार्टनर बनाना चाहता है। आपसे पूछ रहे हैं क्या वो एलएलपी बना पाएगा या नहीं, बताओ क्यों नहीं बना पाएगा। क्योंकि एचयूएफ ना तो इंडिविजुअल है ना कोई बॉडी कॉर्पोरेट है, और अलाउड किसको था, तो देयरफॉर ये एलएलपी रजिस्टर्ड। समझ आ रहा है आपको। सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 5 पर बेस्ड ये क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एचयूएफ इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ क्या, तो देयरफॉर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन द, यहां तक का पॉइंट समझ आ गया। चलो तो यहां लिखना जरा एचयूएफ, इसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी लिखी हुई आ सकती है, इसके अलावा कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी लिखी हुई आ सकती है। तो आप समझ जाना जो लिस्ट में नहीं है वो नहीं बन सकते, तो ये एलएलपी रजिस्टर्ड। मैंने एचयूएफ बोला, मान लेते वो कोऑपरेटिव सोसाइटी लिख देते तो भी नहीं बन पाएगी। समझ आ रहा है आपको। वो मान लेते हैं कोई भी और ऑर्गेनाइजेशन लिख सकते हैं, लाइक क्या लिखते हैं वो, सोसाइटीज लिख दे, सिर्फ सोसाइटी। देखो सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्क होता है, सोसाइटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्क होता है। सोसाइटी से रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में, और कोऑपरेटिव सोसाइटी से रजिस्टर्ड होती है कहां पर, वो कहां रजिस्टर्ड होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और अगर आप कई तरह की सोसाइटीज होती है, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी होती है, वो रजिस्टर्ड होती है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 2002। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब मेरा कहने का कंसर्न ये है कोई और ऑर्गेनाइजेशन भी लिखी हुई आ जाए, एचयूएफ तो वन ऑफ द एग्जांपल हो गया, आईसीए ने क्वेश्चन में पूछ लिया, कोई और भी आ जाए तब भी आपने कहना एलएलपी रजिस्टर्ड।
क्या आपको सेक्शन 5 स्प्राइट हुआ? पक्का देख लो, कोई दिक्कत कोई दर्द नहीं, ठीक है जी। अब सेक्शन 5 के बाद ना पेज नंबर, अगले पेज पे बेसिकली पेज नंबर 12.7 पर आपको एक हेडिंग बनानी चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, चले देखो ये सेम है फाउंडेशन बेस्ड, ये वाला सेक्शन सेम है बिल्कुल फाउंडेशन बेस्ड है, पर कोर्स का पार्ट है, हम करेंगे तो सही। तो आप सबको एक हेडिंग बनानी चाहिए, क्या? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। बनाइए, आपने हेडिंग बनाई। सेक्शन नंबर कौन सा आ गया? चलो जी बढ़िया। 7 आते ही चीजें बहुत सारी ऐड हो जाएंगी। 7, 8, 9, 10 आपका फाउंडेशन में था, इंटर में है 8, 9, 10 आएगा, तो बीच बीच में कुछ पुरानी कुछ एडवांस चीजें ऐसे आती रहेंगी है, तो उससे कोई हमारे को फर्क नहीं पड़ता। सेक्शन नंबर 6 का मार्जिनल नोट क्या कहता है? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर। सेक्शन की हेडिंग को हम मार्जिनल नोट कहते हैं, सेक्शन की हेडिंग को हम, तो बताओ मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, हर एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। हर एलएलपी में कम से कम कितने पार्टनर होने चाहिए? तो ज्यादा से ज्यादा, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी कर लो, जितने। मैं आपको इसमें ज्ञान की बात बताता हूँ, पहले आप इतना लिख लो, पहले आप इतना लिखो बेटा, फिर मैं इसमें आपको एक चीज ऐड करता हूं। कहां से होगा? वहां पर है कुछ रिमोट हो, ऐसा लगा चपेट मारी है। चलिए बात करें, सेक्शन नंबर कौन सा? 6। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर पे कोई लिमिट नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, प्रैक्टिकल वर्ल्ड की एक बात बता रहा हूं, क्योंकि अब आप इंटर में आ गए हो तो आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड थोड़ा सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, समझ आ रहा है आपको? देखो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आपके पास भी कुछ क्लाइंट आएंगे जो आपसे पूछेंगे यार हमें ना एक ऑर्गेनाइजेशन बनवा कर दे दो। तो देखो कंपनी की बात करते हैं, कंपनी की बात करते हैं पहले। कंपनी में क्या होता है? मालिक घर बैठते हैं। मालिक कहां बैठते हैं? आप बताओ, आपने रिलायंस का शेयर खरीदा तो आप कहां बैठेंगे? घर पे। और बताओ बेटा, मैनेज कौन करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी को मैनेज कौन करते हैं? मतलब चलाएगा कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, जो एलएलपी होती है, जो कौन होती है? बताओ बेटा, एलएलपी के मालिक क्या करते हैं? आपने तो बोला पार्टनर्स को फ्लेक्सिबिलिटी है, पार्टनर्स ही क्या करेंगे? बिजनेस को अपनी मर्जी से चलाएंगे। तो यानी वो कहां बैठते हैं? बिजनेस में। मालिक क्या कहां बैठते हैं? बिजनेस में बैठते हैं, और वो ही उसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। यानी इन्हें कौन मैनेज करता है? पार्टनर्स। देखो ये आपकी मान लेते हैं एक दुकान है, दुकान पर कौन बैठेंगे? मालिक। 2, 3, 4। बताओ बेटा, सारे मालिक दुकान पर आकर बैठने लग जाएं, नौकरों के लिए जगह कहाँ होगी? मान लेते हैं आपने बोला एलएलपी में तो अनलिमिट है ना, आपने 1 लाख पार्टनर कर लिए, 1 लाख पार्टनर कर लिए, बिठाओगे कहां? मेरा आपसे एक सवाल है, आपने ये बोला एलएलपी में कितने नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं? कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी कर लो। मैं कह रहा हूं आपने 1 लाख कर लिए। और बताओ बेटा, एलएलपी में मालिक आते कहां पर है? बिजनेस को वही तो चलाते हैं। आपने तो मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट में बोला आप 1 लाख पार्टनर कर लिए, बताओ किसी बिल्डिंग में 1 लाख मालिक बिठा पाओगे? फिर क्या होगा? तो इवन तो बोला ये गया है
कि एलएलपी में अनलिमिटेड पार्टनर हो। अच्छा देखो, वहां पर कंपनी में जितने मर्जी, कंपनी के 1 लाख मालिक हो जाए, 2 लाख मालिक हो जाए, कंपनी को कोई फर्क पड़ेगा? तो कहने का मतलब बताऊं कि हम प्रैक्टिकल एडवाइस क्या देते हैं, आपके नंबर ऑफ मालिक अगर लिमिटेड ही है तो आप एलएलपी बना लो, लेकिन अगर आपके नंबर ऑफ मालिक एक्सीड कर रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उस सिचुएशन में हम आपको एज अ क्लाइंट एडवाइस देंगे, आप कंपनी फॉर्म करो। फर्क समझ आ रहा है आपको? लिखी नहीं होती ये बातें, ये बातें बेटा लिखी नहीं होती, लेकिन कल को अब से, अब मान लेते हैं अब से 6-7-8 महीने बाद आपको ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में उतरना ही है, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपको वहां पर क्लाइंट, आप वही थोड़ा बोलोगे देख लो नो लिमिट है, जितने मर्जी रख लो, उनने रख लिया 1 लाख मालिक, अब बताओ बिठाएगा? समझ आ रहा है? तो इसलिए बोला गया एक लिमिट तक ही। अब वो लिमिट सब्जेक्टिव है, अब आप ये नहीं कह सकते सर हमें कितने तक पे क्या एडवाइस करना चाहिए। आपके पास स्पेस है जिस हिसाब से आपको लगता है कि लड़ाइयां नहीं होंगी, क्योंकि जितने ज्यादा मालिक बढ़ते जाएंगे लड़ाइयां भी बढ़ती जाएंगी। आप खुद बताओ, खुद बताओ, सबके विचार सेम होते हैं? हाँ जी, रोज लड़ाइयां होंगी, कुछ कहेंगे ये करो, कुछ कहेंगे वो करो। तो एक लिमिट तक, अगर आपको लिमिट तक नंबर ऑफ पार्टनर, इवन दो लॉ ने आपको कहा अनलिमिटेड, पर आपको अपनी लिमिट डिसाइड कर लेनी है। तो ये वैसे बता रहा हूं कि कंपनी हम नहीं तो अगर एलएलपी में ही सारी बातें दिख रही थी तो हर बंदा एलएलपी बनाएगा तो लोग कंपनी बनाना बंद कर देंगे। तो आज भी लेकिन फिर भी कंपनी सी बन रही है। क्यों बन रही है? क्यों बन रही है? क्योंकि भैया एक फर्क है, मालिक कहां बैठेंगे, घर पे बैठेंगे या बिजनेस पे बिठाना है। तो अगर आपको लगता है एक नंबर ऑफ जो मालिक है वो लिमिट के अंदर अंदर है, फिर आप एलएलपी बना लो, अदरवाइज आप अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस करना, क्या बनाओ? तो लिखा अनलिमिटेड है, आपको एग्जाम में भी क्या लिख कर आना है? अनलिमिटेड। पर हमें अंदर खाते बात पता चल चुकी है कि अनलिमिटेड का मतलब ये नहीं है कि लाखों में रख लो मालिक, लड़ पड़ेंगे आपस में। नौकर बाहर खड़े हैं, पूछ रहे हैं लोग क्या हुआ, अंदर क्यों नहीं जा रहे? जगह ही नहीं है। समझ गए बात आपको? तो बताओ, नौकर नहीं आएंगे तो काम कौन करेगा? मालिक तो वैसे ही नहीं करते। समझ आ रहा है आपको? अच्छा, अगला पॉइंट सेक्शन 6 में बताऊं क्या कहा गया? अगली बात सेक्शन 6 में क्या कही गई कि अगर किसी एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट हो जाते हैं तो हमें अगले 6 महीने में एक नया पार्टनर अरेंज कर लेना चाहिए। सर क्या कहना चाह रहे हैं जरा सुनेंगे। आज आपने एक एलएलपी रजिस्टर्ड हुई, किस नाम से? कोई भी पर्टिकुलर नाम, लेट सपोज एलएलपी का नाम है भीम, ठीक है? लड्डू मत फेंक देना, भीम की शक्ति। चलो अब बताओ बेटा, आज एक एलएलपी बनी है जिसके अंदर 2 पार्टनर है, एक्स और वाई। कितने पार्टनर है? मान लेते हैं हमारा एक पार्टनर कम हो गया, मान लेते हैं एक्स कम हो गए। समझ आ रहा है? तो अब बताओ फॉर्म में रह क्या गया? मिस्टर वाई। तो यानी नंबर ऑफ पार्टनर क्या हो गया? बिलो द, क्योंकि आपने तो इसी सेक्शन में बोला कि कम से कम कितने पार्टनर तो होने ही चाहिए, पर यहां तो क्या हो गए? 2 से कम हो गए। यहां तो 2 से क्या हो गए? कम। तो लॉ कहता है अगले 6 महीने में अगर नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम हो जाए, कभी भी किसी भी टाइम, अगर एलएलपी में नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम होना मतलब बिलो द स्टैट्यूटरी लिमिट। स्टैट्यूटरी मतलब, स्टैच्यू मतलब लॉ, लॉ के द्वारा बताई गई लिमिट से हमारे नंबर ऑफ पार्टनर्स क्या हो गए? कम। तो लॉ कहता है कोई बात नहीं, अगले 6 महीने में एक नया पार्टनर क्या कर लो? अरेंज कर लो। एक न्यू पार्टनर क्या कर लो? अरेंज कर लो। आपने कर लिया फिर तो ओके, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो फिर अब आपको क्या करना चाहिए? फिर अब आपको क्या करना चाहिए? अपनी एलएलपी को बंद कर देना चाहिए। देखो, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर क्या हो गए? 2 से कम हो गए, कभी भी कम से कम 2 होने चाहिए, ऐसा लॉ में लिखा हुआ है ना, लेकिन आपके नंबर ऑफ पार्टनर 2 से, तो बताओ फिर आपको क्या करना चाहिए? अगले 6 महीने में एक नया पार्टनर अरेंज। अगर नया पार्टनर अरेंज हो जाते तो वापिस आप कितने हो गए? 2 हो गए, जो लॉ में लिखे हुए उतने हम पहुंच गए।
फिर तो ओके। लेकिन अगर आप अरेंज, तो फिर अपनी एलएलपी को क्या करवा दो, बंद करवा दो। ऐसा कौन कहता है? सेक्शन नंबर 64 कहता है। मैं आपको दिखाता हूं, हमारे कोर्स का पार्ट है। ये देखो, कब कब कोर्ट जो है हमें एलएलपी बंद करने के लिए कह सकती है। ये देखो, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 मंथ द नंबर ऑफ पार्टनर इज क्या रिड्यूस्ड। हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 64 में, आगे जाकर पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आपको समझ आ रहा है, हमें अपनी एलएलपी क्या कर देनी चाहिए, बंद कर देनी चाहिए। लेकिन हम अपनी एलएलपी बंद नहीं करते और अकेला पार्टनर ही फर्म को चला रहा है, और उसे यह बात पता है कि मैं अकेला ही हूं। सर ऐसा कब होगा कि मुझे ना पता हो कि मैं अकेला हूं? मान लेते मैं एक फॉरेन नेशनल हूं, मैं तो इंडिया में आता ही नहीं, मुझे पता ही नहीं है मेरा एक पार्टनर जा चुका है, मर चुका है। समझ आ रहा है आपको? फिर आपकी थोड़ा ना गलती मानी जाएगी। गलती कब है? जब आप अकेले हैं और एलएलपी का बिजनेस फिर भी चलाई जा रहे हैं और आपको ये बात पता कि आप एज अकेले चला रहे हैं, फिर तो आप सोल प्रोप्राइटर होगे ना। तो फिर सोल प्रोप्राइटर की लायबिलिटी तो क्या होती है? तो लॉ कहता है फिर 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है ना, अगर वो उस बिजनेस को फिर भी चलाता रहता है तो उस पार्टनर की लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। लेकिन कब? तो ये 6 महीने तक, ये 6 महीने तक देखो, जब एलएलपी बनी थी और जब तक दोनों पार्टनर थे तब तक बताओ बेटा पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होगी? तब तक एलएलपी की अनलिमिटेड, पार्टनर की। अच्छा एक कम हो गया, एक रह गया, अगले 6 महीने तक, अगले कितने महीने तक बताओ बेटा? एलएलपी की अनलिमिटेड, पार्टनर की, और 6 महीने के बाद एलएलपी की लायबिलिटी नहीं, सारी लायबिलिटी किसकी और कैसी? समझ आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर कम हो जाए, 2 से कम हो जाए, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर 2 से, तो आपको क्या करना चाहिए? अगले 6 महीने में इस लिमिट को वापस से मेंटेन कर लेना चाहिए। और अगर आप कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते तो 6 महीने के बाद से आपकी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोवाइडेड आपको यह बात पता है कि मैं अकेला ही बिजनेस को रन। क्लियर हुआ? एक बार पढ़कर देखते हैं सेक्शन 6 की दूसरी बात, फिर आप नोट करना। ये देखो, कह रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर एटलीस्ट 2 पार्टनर्स तो होने ही चाहिए। लेकिन इफ एट एनी टाइम, किसी भी समय, द नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज रिड्यूस्ड बिलो, फिर तो कोई नहीं, एंड एलएलपी कैरी ऑन द बिजनेस, नंबर ऑफ पार्टनर 2 से कम हो गए लेकिन एलएलपी फिर भी अपना बिजनेस चलाई जा रही है फॉर मोर देन, while the number is the person who is the only partner in the LLP during the time that it so carry on the business after those 6 months and has the knowledge of the fact that it is carrying on the business with him alone shall be personally liable for the obligation of the LLP incurred during that period। और ये that period कौन सा वाला होगा? आफ्टर 6 मंथ वाला। नहीं गुस्सा नहीं करते। ड्यूरिंग दैट पीरियड का मतलब क्या हो गया? आफ्टर दोज। समझ आ रहा है आपको? पक्का? यानी उन 6 महीने में तो पार्टनर की लायबिलिटी क्या रहेगी? क्योंकि लॉ ने उसको टाइम दे रखा है ना कि नया पार्टनर अरेंज, तो वो 6 महीने के लिए हम उसकी लायबिलिटी लिमिटेड मानेंगे, उसके बाद के लिए अनलिमिटेड, उसके बाद के लिए। ठीक है, ओके, नोट करेंगे आप। एक मिनट रुक जाना। अब आप नोट करना। वो लिख लिया था, ऊपर वाला लिख लिया था सेक्शन 6 का। ये
लिखा हुआ पार्टनर्स के आगे क्या? हाँ 6 महीने, 18 से 6 महीने के बीच में, मतलब सॉरी, कम से 6 महीने के बीच में क्या रहेगा? पार्ट 6 महीने में भी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या रहेगी? लिमिटेड ही रहेगी। आफ्टर 6 मंथ्स क्या होगी? अनलिमिटेड स्टार्ट होगी। बोलो बेटा अगर चीजें समझ आ गई हो तो फिर बताओ, कंडीशन में लिखा है ना प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है? दोनों होना चाहिए। हाँ अब बोलो, तो फिर बताओ फिर क्या होना चाहिए? आप बताओ, अवेयरनेस नहीं है तो। हाँ जी, हाँ फिर तो उसके बाद ही होंगे ना। चलिए यहां तक का पॉइंट समझ आ गया आपको? चलो अब मैं ना पहले आपको ना फाउंडेशन और इंटर का सेक्शन 7 का डिफरेंस दिखाता हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। पहले जब आप फाउंडेशन में थे, यानी जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता, आ जाओ। पहले ना दोनों सेक्शन 7 आपको दिखाता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा कि बहुत फर्क है। ये देखो, ये फाउंडेशन का मॉड्यूल जान के दिखाया ताकि आपको पता चले। ये आपका सेक्शन 7 होता था फाउंडेशन में, ये रबर, ठीक है, दिख गया आपको? अब फिर इंटर का दिखाते हैं। इंटर का सेक्शन 7 यहां से स्टार्ट है, यहां तक है। समझ आ रहा है? यानी फाउंडेशन में ना आपने ये पढ़ा हुआ है यहां तक, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा था वो पॉइंट नंबर 1 तक पढ़ा था। ये देखो, रेजिडेंट इन इंडिया तक पढ़ा था, और ये एग्जाम्पल। और इसके आगे का सेक्शन 7 जो था फाउंडेशन के कोर्स में नहीं था, लेकिन अगर आप इंटर में देखोगे तो इसके बाद भी देखो, पॉइंट 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ये नई चीजें हैं। यानी कहने का मतलब सेक्शन 7 कुछ पुराना और कुछ, मतलब बहुत कुछ नया, कुछ पुराना और बहुत कुछ नया। तो जो पहले पुराना है वहां से तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी जो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 है वो ही आपको कहां पढ़ाया गया है? फाउंडेशन लेवल पर। जो सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 ही आपको कहां पढ़ाया गया है? फाउंडेशन में। और जो सब सेक्शन 2 से लेकर 6 तक के हैं वो आपको फाउंडेशन में नहीं पढ़ाए गए, लेकिन कहां पढ़ाए जा रहे हैं? इंटर में। तो आपको एक हेडिंग तो बना लेनी चाहिए, कहां पर? गली नंबर 12.8 पर। गली नंबर 12.8 पर आपको एक हेडिंग बना लेनी चाहिए, किस नाम से? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। बनाओ, हेडिंग बनाओ। चलिए स्टार्ट करें। आप सब एक हेडिंग बनाएंगे? बनाओ बनाओ, हेडिंग बनाओ। डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन नंबर क्या? 7। डेजिग्नेटेड पार्टनर बेटा सेक्शन नंबर 7। थोड़ी सी बातें सुनेंगे, चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, कई बार आपने मूवीज में या अपनी फैमिली में एक बात देखी होगी, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि अब तू बड़ा हो गया, ठीक है ना, अब तुझे कुछ जिम्मेदारियां उठानी है। यानी समझ आ रहा है आपको? कभी सुना है मूवीज में देखा हो कि अब तुझे घर की थोड़ी जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी? सुना है कभी? पॉइंट समझ रहे हैं? अब मैं वही बात कह रहा हूं, यानी जब भी हमारे को कोई डेजिग्नेशन मिलती है ना, बड़े वाला टैग मिला, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां भी मिली। ऐसी ना, जैसे मान लीजिए आप सबने मिलकर एक एलएलपी बनाई है, आप सबने मिलकर एक क्या बनाई है, ठीक है, तो आप सब इस एलएलपी के क्या है? पार्टनर। लेकिन आपस में से ही ना कुछ पार्टनर्स को आपने कहा भाई तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तेरे कंधों पर हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं। किस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं? कि देख, लॉ का कंप्लायंस तुझे देखना होगा। समझ आ रहा है?
मतलब अगर जिन पार्टनर्स पर आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देते हो वो होते हैं क्या, आवाज में दम नहीं है, क्या होते हैं वो, समझ रहे, मतलब वो पार्टनर भी है और साथ में उनको क्या दे दी गई, डेजिग्नेशन, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई, तो वो क्या बन गया जल्दी बताओ, आवाज में दम नहीं है, क्या बन गए वो, देखो, और डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग ऑल ऑफ द एक्ट। सेक्शन 8 हमने फाउंडेशन में नहीं पढ़ा था, इंटर में भी थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे, आज नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। क्या बोल रहे हैं, डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सभी चीजें जो लॉ करने के लिए कहता है एलएलपी को, मतलब लॉ के कंप्लायंसेस का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन पर है, यानी कंप्लायंसेस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। मतलब जो काम एलएलपी को करने हैं ना, एलएलपी के बिहाफ पर कौन करते हैं, हाँ जी, दोबारा क्या, तो मतलब ऐसा हो गया ना, जैसे मान लेते हैं हम सब क्या है, पार्टनर्स है, और हम में से आपने कहा, आपने मेरे को कह दिया कि लवली तू कर लियो यार डेजिग्नेटेड पार्टनर वाला काम, समझ आ रहा है, तो मैंने कहा भाई मैं अकेला क्या करूंगा, एक दो बंदे और भी ऐड कर वो, फिर रात को कर लिया ऐड, समझ आ गया आपको बात, तो वो कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन आपको ये बात समझ आ गई, होते ये पार्टनर है पर इन्हें क्या दे दी जाती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तुझे लॉ का पालन करना है, एलएलपी एक्ट की दी गई बातें जो कह रहे हैं, जो मतलब जो एलएलपी एक्ट में बोला गया है ना, वो सब तुझे संभालना है काम, तो पार्टनर तो है ही है, साथ में तो क्या भी है, डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो कह रहे हैं हर एलएलपी में कम से कम ऐसे कितने पार्टनर होने चाहिए, 2। देखो सेक्शन 7 डेजिग्नेटेड पार्टनर, सेक्शन नंबर 7 नाम, दोबारा कह रहे हर एलएलपी शेल मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, कंपल्सरी है, हर एलएलपी को ये चीज करनी ही पड़ेगी। कह रहे हर एलएलपी में कम से कम एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो होने ही, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स तो होने ही, और दोनों का इंडिविजुअल्स होना जरूरी है। मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन ही क्या बन सकता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, पार्टनर तो कोई बॉडी कॉर्पोरेट्स भी बन पा रही थी, पर बॉडी कॉर्पोरेट्स क्या नहीं बन पाएंगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं बन पाएंगी। मतलब नेचुरल पर्सन को ही क्या बनना अलाउड है, आर्टिफिशियल पर्सन को, क्लियर हो रहा है आपको, तो यानी हर एलएलपी में कंपल्सरी है कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और दोनों का, और उन दोनों में से कम से कम एक कौन से वाला हो, रेजिडेंट इन इंडिया, उनमें से कम एक क्या हो, आवाज में दम नहीं, उनमें से कम एक क्या हो, और रेजिडेंट इन इंडिया हम किसको कहते हैं, जो पिछले साल इंडिया में 120 डेज या उससे ज्यादा रहा था, जो इंडिया में पिछले साल कितने डेज रहा था, 120 डेज या उससे, उसे हम क्या मानते हैं, रेजिडेंट इन इंडिया। समझ आ रहा है आपको, तो जरा सुनो, हमने क्या पढ़ा, अभी पहला पॉइंट पढ़ा जो फाउंडेशन में था, एवरी एलएलपी शैल हैव मिनिमम कितने, 2 डीपी, 2 डीपी मतलब जो आजकल व्हाट्सएप पे, और एक दिखती और एक डीपी, मतलब क्या, हाँ हर एलएलपी के 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, और दोनों का, और उनमें से कम एक क्या हो, रेजिडेंट इन, और रेजिडेंट इन इंडिया हम मानते किसको है, जो पिछले साल इंडिया में 120 डेज और रहा हो। समझ आ रहा है आपको, देखना पहले इतना देखना, फिर और बातें करेंगे आपके साथ। अभी काट देते हैं, हार होगी, अरे क्लास के जाग रही, झूठ बोल रही, तुमसे मिलना, मिल लिया, ओके, बातें करना बड़ा अच्छा।
अच्छा, आप इस साल रेजिडेंट है या नहीं है वो उसके लिए आपको क्या देखना होता है, यही साल के 120 डेज या पिछले साल के? चले, एक बार मुझे ना ये चीज सुना दो, फिर मैं इसके अंदर ना चीजें ऐड करूंगा, आपको और ज्यादा अच्छी चीजें समझ आएंगी। आप क्या कह रहे हो, हर एलएलपी में कम से कम, इससे ज्यादा हो सकते हैं, कम से कम दो हैं, आप सभी पार्टनर्स हैं, आप सबने कह दिया हम सब भी क्या है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही होंगे, 100 भी हो सकते हैं, 200 भी हो सकते हैं, वो तो आपकी कॉल है ना। हर एलएलपी में कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए, दोनों का और उन दोनों में से कम एक क्या हो, क्या, हाँ रेजिडेंट इन इंडिया, और रेजिडेंट इन इंडिया मानते किसको है, 120 डेज या उससे ज्यादा रहा हो। अच्छा मैं कह रहा हूं कम से कम एक, दोनों रेजिडेंट है तो चल जाएंगे। ओके, समझ आए यहां तक का पॉइंट? आगे बात करते हैं, लेकिन अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं, 4-5 एग्जाम्पल करते हैं, चीजें और क्लियर होंगी। देखो एक्स और वाई दोनों ने मिलकर एलएलपी खोली, तो दोनों इस एलएलपी में क्या है, पार्टनर। तो हर एलएलपी में कम से कम दो पार्टनर होनी चाहिए, सेक्शन 6 का कंप्लायंस हो रहा है। लेकिन बताओ इस सिचुएशन में डेजिग्नेटेड पार्टनर किसे मानेंगे, एक्स और वाई को ही मानना पड़ेगा, रीजन और कोई पार्टनर ही नहीं है। तो यानी इस एलएलपी में पार्टनर भी है और डेजिग्नेटेड पार्टनर भी है, कौन, एक्स एंड वाई। तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, तू नोट करके दिखाई, ऊपर वाला नोट कर लिया था सभी ने, ये पहला एग्जांपल नोट करेंगे आप सब। एक मिनट सर, हर एलएलपी में दो पार्टनर होने चाहिए और दो, अगर दो ही है तो फिर दोनों क्या बनेंगे। चलो एग्जांपल नंबर 2 करते हैं, एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। मान लेते हैं एक्स और कंपनी, कंपनी भी तो एलएलपी में पार्टनर हो सकती है ना, एक्स और कंपनी ने मिलकर क्या करा, एलएलपी बनाई। मतलब दो बंदों में से एक नेचुरल पर्सन है और एक क्या है, एक, ओके ओके बेटा सब ठीक है, अल्फा टू डेल्टा, अल्फा टू डेल्टा, हाँ ओके सब ठीक है, इधर आओ। एक नेचुरल पर्सन ने एक्चुअली मुझे घर पे आदत पड़ी हुई है, तो फिर बीच बीच में कई बार हो जाता है, तो तुम समझ जाना। लच्छा पराठा तैयार है, इधर आओ। एक्स और कंपनी मतलब नेचुरल पर्सन प्लस आर्टिफिशियल पर्सन मिलकर क्या बना रहे हैं हम, एलएलपी बना रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में पार्टनर कौन कौन होगा, एक्स और कंपनी दोनों, लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर क्या होने चाहिए, कम से कम दो होने चाहिए और दोनों का इंडिविजुअल होना जरूरी है, लेकिन यहां तो दो इंडिविजुअल है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंपनी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी नॉमिनी होगा ना, उसे हम क्या मान लेंगे, डीपी, यानी कंपनी के बिहाफ पर जो एलएलपी में आता जाता रहता होगा, यानी वन ऑफ द डायरेक्टर होगा कंपनी का, जो एलएलपी के बिहाफ, जो कंपनी के बिहाफ पर इस एलएलपी के दौरा करता रहता होगा। समझ आ रहा है आपको, उसी को ही क्या मान लेंगे हम, डेजिग्नेटेड पार्टनर। समझ आया, यानी जब दो नेचुरल पर्सन अवेलेबल, तो फिर उस सिचुएशन में क्या करेंगे, आर्टिफिशियल पर्सन के नॉमिनी को क्या मान लेंगे। अच्छा पार्टनर तो कौन कौन होंगे, एक्स और कंपनी। चीजें स्प्राइट हो रही है बेटा, नोट करो अच्छा ही लगेगा आपको।
अकेले? अच्छा, अगर दो कंपनी ने मिलकर एलएलपी बनाई हो, नहीं पहले पार्टनर कौन माने जाएंगे? मतलब कंपनी वन और कंपनी, ये पार्टनर हो गए, और डेजिग्नेटेड पार्टनर? अच्छा, कंपनी कोई भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, और ऐसा नहीं है कि यही वाली कंपनी बन सकती है वो वाली कंपनी नहीं, सारी तरह की कंपनी बन सकती है। तीन केसेस अगर समझ आ गए हो तो बताओ। फोर्थ केस करें? ये देखो, एक्स जो कि एक इंडिविजुअल हो गया, कंपनी वन प्लस कंपनी टू और एलएलपी, मतलब तीन लोगों ने मिलकर एलएलपी बनाई है। कितने लोगों ने मिलकर? हाँ, तो एक नेचुरल पर्सन, दो आर्टिफिशियल पर्सन। तो क्या हो सकता है? तो ऐसी सिचुएशन में ना डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, किन चीजों के? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बनने के। इन सिचुएशन में क्या हो सकते हैं? डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर्स को लेकर। पहले आपने केस का नाम नोट, मतलब केस नोट करना स्टार्ट करा, केस नंबर 4 करना बच्चे, यहां तक कर लिया? यहां तक कर लो, नोट कर लो। तो इस सिचुएशन में पार्टनर किस किस को मानना है आपके हिसाब से? पार्टनर किस किस को मानना है? ये तीनों, दोनों या तीनों? पार्टनर, पार्टनर, हाँ पार्टनर तो तीनों को मानना है। तो पार्टनर कौन कौन होंगे? एक्स, कंपनी वन और कंपनी टू। लेकिन डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाने के लिए कई ऑप्शंस अवेलेबल है। देखो, पहला क्या हो सकता है? पहली ऑप्शन, एक्स को बना दो और साथ में क्या बना दो? नॉमिनी ऑफ कंपनी वन। पहली ऑप्शन समझ आई? अच्छा, दूसरी ऑप्शन, एक्स को बना दो, नॉमिनी ऑफ कंपनी टू कर दो। समझ आ रहा है? तीसरी ऑप्शन, तीनों को ही बना दो ना, कम से कम दो होने चाहिए ना। ऐसा थोड़ा ना कि तीन नहीं हो सकते। मैं तो कह रहा हूं सभी पार्टनर्स को बना लो डेजिग्नेटेड पार्टनर। तीन ऑप्शन तक पहले नोट कर लो, क्योंकि फोर्थ पर क्वेश्चन आ जाता है। आपको याद आ गया मेरे ख्याल से ना, जो आपने आधा बोला है उतना आ गया, उसके आगे का चले बेटा, ऑप्शन 4 की ओर चले। देखो, ऑप्शन 4 आपके माइंड में क्या आ रही है? दोनों कंपनी के नॉमिनी आ रही है, लेकिन लॉ कहता है ये केस पॉसिबल नहीं है। अगर आपके यहां पर कोई इंडिविजुअल अवेलेबल है, फिर उसे तो बनाओ ही बनाओ ना। आप दोनों के नॉमिनी को नहीं बना सकते। जो इंडिविजुअल के रूप में अवेलेबल है, जो इंडिविजुअल के रूप में क्या है, उसे तो आप बनाओ ना, उसे आप इग्नोर। समझ आ रहा है आपको? यही क्वेश्चन आईसीआई ने पूछ चुका है, आपके मॉड्यूल में ही है। अभी जब सेक्शन 7 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि उसमें और भी बातें हैं, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मतलब अगर आपके पास इंडिविजुअल अवेलेबल है, उसको तो बनाओ ही बनाओ ना। हाँ जी, बाकी आप बना लो आर्टिफिशियल पर्सन में से किसी के नॉमिनी को। तो ये ऑप्शन 4 अलाउड नहीं है कि आप क्या नहीं कर रहे, डेजिग्नेटेड पार्टनर किनको बना रहे हो? दोनों आर्टिफिशियल पर्सन के नॉमिनी को। भाई वो इंडिविजुअल तो हमेशा यहीं बैठा रहेगा, उसको तो पकड़ो। आ रही है बातें समझ आपको या नहीं आ रही? पहले ये बताओ। तो ऑप्शन 4 समझ आ गया? अब देखो क्या लिखा हुआ है। आपने मेरे साथ ये पढ़ा था कि हर एलएलपी में, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देंगे, हर एलएलपी में कम से कम दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए, दोनों का इंडिविजुअल होना जरूरी है, और कम से कम एक क्या हो?
और क्या कह रहे हैं, प्रोवाइडेड अगर किसी एलएलपी में सारे पार्टनर्स ही क्या है, या जिस किसी एलएलपी में वन और मोर पार्टनर इंडिविजुअल हैं और बाकी क्या है, तो एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल हु आर पार्टनर ऑफ सच एलएलपी, उन्हें हमें क्या मानना पड़ेगा, शैल एक्ट एज अ, और अगर मान लेते 2 इंडिविजुअल नहीं मान पा रहे तो नॉमिनीज ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट्स ले लेना। जैसे एक एग्जांपल करते हैं, अ एलएलपी हैज कितने पार्टनर्स, 1 इंडिविजुअल मिस्टर एक्स एंड 2 बॉडी कॉर्पोरेट, कौन, मैसर्स XYZ लिमिटेड और मैसर्स ABC लिमिटेड। इन दिस केस मिस्टर एक्स एंड 1 नॉमिनी ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ, पहला केस समझ आया, मतलब जो इंडिविजुअल है उसको तो बनाओ ही बनाओ ना। आईसीआई के एग्जांपल से क्लियर हो गया आपको ये। अच्छा एक और करते हैं, अ एलएलपी बाय द नेम SMY LLP हैज 3 पार्टनर नेमली, पहला SI लिमिटेड, दूसरा MIS लिमिटेड, तीसरा YI प्राइवेट लिमिटेड। तो बताओ तीनों क्या है, तो एज देयर इज नो इंडिविजुअल, तो अगर किसी में इंडिविजुअल नहीं होता तो फिर उनके केस को नॉमिनी ऑफ एनी 2 सेट्स बॉडी कॉर्पोरेट शैल एक्ट एज अ क्या। बताओ आपको चीजें क्लियर हुई आज की। अभी सेक्शन 7 कंप्लीट नहीं हुआ, ये आपने फाउंडेशन लेवल तक का पढ़ लिया। इसके आगे के जो क्लॉज मतलब सब सेक्शन 2 से लेकर कहां तक, 6 तक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए आज की क्लास तक का कोई होमवर्क नहीं है, बस जो मैंने पढ़ाया उसको रिवाइज कर लेना है।